कंटिन्यू करते हैं हम लोग। और थोड़ा सा क्या है कि कुछ क्वेश्चंस आपसे लेते हैं फटाफट, आप जल्दी जल्दी बताएंगे, जितना क्वेश्चन कराया है वहीं से पूछेंगे। चलो, हमने आपको इसके पहले कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, वहीं से हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। हमने आपको पढ़ाया था पॉलन ग्रेन, किसके बारे में पढ़ाया था? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन में मैंने बताया था 2 लेयर्स है। आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग को क्या बोलेंगे? एक्साइन। एक्साइन एक हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना होता है, जिसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्पोरोपोलिन। गधे ना बनो, पढ़ाई करो, रिवीजन करो। उसको क्या बोलते हैं? स्पोरोपोलिन। इनर मोस्ट लेयर जो है उसको बोलेंगे क्या? इंटाइन। इंटाइन इज मेड अप ऑफ व्हिच सब्सटेंस? पेक्टोज और सेलुलोज, जिसे हम क्या कहते हैं? पेक्टोसेलुलोज। क्या कहते हैं? पेक्टोसेलुलोज। टू फॉर्मेशन ऑफ 100 माइक्रोस्पोर टेट्राड। 100 माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने के लिए हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड? कितने मियोटिक डिवीजन? अच्छा, रट लिए हो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन हमने आपको बता दिया था, ये टॉपिक में पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ कंटेंट, जैसे कि ये जो है ये क्या है? एंड्रोसियम है, और ये अभी स्टेमन है। जब ग्रुप में होता है तो इसे हमें एंड्रोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोसियम कहते हैं। और ये जो है इसे क्या बोलते हैं? गाइनोसियम। गाइनोसियम के अंदर है ओव्यूल, ये फूला हुआ भाग है ओवरी। ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल। क्या है? ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर ही बनता है एम्ब्रियोसैक। क्या बनता है? एम्ब्रियोसैक। इसमें मैंने बताया था कि इसके अंदर ये इसका स्ट्रक्चर बना करके आपको बताया था, एंथर के अंदर होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और इसके अंदर बनते हैं फीमेल गैमीट एम्ब्रियोसैक के अंदर, जिसे हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या कहते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस। इतना आप लोगों को समझ में आया था? दोनों प्रोसेस बता दिया था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस। फिर मैं बता रहा था पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, इसका यहां तक आना कहलाता है पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसको क्या कहेंगे? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, जिसमें मैंने आपको 2 टाइप बताए थे, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। कौन सा पॉलिनेशन? सेल्फ पॉलिनेशन, और कैसा? क्रॉस पॉलिनेशन। याद करो, मैंने आपको इनके टाइप्स, इनके एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन तरीके से बताए थे। क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन मैंने बताया था। फिर पॉलिनेटिंग एजेंट, क्या बताया था? अगला टॉपिक पॉलिनेटिंग एजेंट, जिसमें मैंने आपको 2 टाइप के एजेंट बताए थे। एक को हम कहते थे बायोटिक और दूसरे को कहते थे एबायोटिक। क्या बोलते थे? एबायोटिक। आपको मैंने बताया था बायोटिक एजेंट वे है जो लिविंग है, एबायोटिक एजेंट वे पॉलिनेटिंग एजेंट है जो नॉन लिविंग है। बायोटिक एजेंट में एग्जांपल बी, एनिमल्स, मॉथ्स, ये एटसेट्रा, ठीक है ना, मोलस्क वगैरह भी आते हैं। एबायोटिक में मैंने 2 टाइप बताए थे, हाइड्रोफिली और एनिमोफिली। एनिमोफिली का मतलब ये होता है पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ विंड। हाइड्रोफिली का मतलब होता है पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर। और वाटर में 2 टाइप के पॉलिनेशन मैंने बताए थे कि ईपी हाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। पानी के नीचे अगर पॉलिनेशन होता है हाइपोहाइड्रोफिली। बड़े बड़े जो मैराइनस वाटर बॉडीज है, जैसे कि सी लेवल, उनके अंदर पाए जाते हैं कुछ प्लांट जो पानी के अंदर ही डूबे हुए हैं, उनमें पानी के अंदर अंदर ही पॉलिनेशन होता है। ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। क्या कहते हैं? हाइपोहाइड्रोफिली। मैंने इनका एग्जांपल आपको हाइपोहाइड्रोफिली का बताया था, जूस्टेरा। क्या बताया था? जूस्टेरा। और इपीहाइड्रोफिली का एग्जांपल क्या बताया था? वेलिस्नेरिया। क्या बताया था? वेलिस्नेरिया। टाइम पे क्लास में आया करो, 11 बजे की क्लास हो गई तो भी तुम लोग का लेट होता रहता है। टाइम पे क्लास में आया करो, तो सुबह की क्लास तो है नहीं, आप लोग फिर भी टाइम पे नहीं आते। चलो, हमने आपको बताया क्या? इपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली क्या बोलेंगे? जो पानी के नीचे पॉलिनेशन होता है, जूस्टेरा। और इपीहाइड्रोफिली का एग्जांपल है वेलिस्नेरिया। क्या है? इतना पढ़ा दिया था। फिर इसके बाद एक टॉपिक था पॉलन
रिवार्ड जो हमें पढ़ाना था, पॉलन, सॉरी हाँ, फ्लावर रिवार्ड्स, ये टॉपिक था, आपको बताया था शायद, लिखा था आपने फ्लावर रिवार्ड्स, रिवार्ड्स या इंसेक्ट गेट रिवार्ड्स फ्रॉम फ्लावर, इंसेक्ट्स, हाँ, इंसेक्ट्स पॉलिनेशन के बदले में फ्लावर से क्या लेते हैं उसको बोलते हैं फ्लावर्स रिवार्ड। क्या लेना चाहते हैं, मतलब वो पॉलिनेशन कराता है इंसेक्ट, तो क्या उसे कोई फायदा होता है? हाँ, इंसेक्ट को भी फायदा होता है, उसी को हम कहते हैं फ्लावर रिवार्ड। अब देखो कौन सा रिवार्ड इसको मिलता है, किसको? इंसेक्ट को। इंसेक्ट को रिवार्ड मिलता है क्या? मैं आपको बताऊं, दो टाइप के इसमें प्लांट्स आपको समझने हैं, दो टाइप का ही एग्जांपल दिया हुआ है, दो टाइप समझो। एक फ्लावर है जिसका नाम है एमार्फोफेलस। क्या नाम है? एमार्फोफेलस। एमार्फोफेलस एक प्लांट है जिसका फ्लावर 6 फीट का है, इसकी ऊंचाई फ्लावर की कितनी है? 6 फीट है। तो इंसेक्ट इनमें पॉलिनेशन करता है, तो उसको एक बड़ा फायदा यह होता है कि इंसेक्ट पॉलिनेशन करने के टाइम पर जब इंसेक्ट इनके पास जाता है, तो क्योंकि इसका फ्लावर का लंबाई मेरे जितना है, मेरी भी 6 फीट हाइट नहीं है, इससे भी थोड़ा सा ऊपर फ्लावर की साइज होगी, तो फ्लावर की साइज ज्यादा है, तो उसमें क्या करता है इंसेक्ट अपने एग ले कर देता है। तो एग ले करेगा तो एग्स को क्या होगा? प्रोटेक्शन होगा। एग को क्या होगा? प्रोटेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये क्या करते हैं? एग ले करते हैं। कौन? इंसेक्ट लेइंग एग। किसके बदले में? रिफर टू एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बदले में इंसेक्ट वहां पर अपने एग लेइंग करते हैं। कहां पर करते हैं? कहां पर करते हैं? एमार्फोफेलस के प्लांट में। और इनके फ्लावर की हाइट 6 फीट है। कितने हैं? दूसरा एक प्लांट है जिसका नाम है यूका प्लांट। कौन सा प्लांट? यूका। यूका प्लांट। ये यूका प्लांट में एक मॉथ होता है जो पॉलिनेशन भी करता है, साथ साथ प्रोन्यूबा मॉथ बोलते हैं उसको। कैसा मॉथ? प्रोन्यूबा मॉथ। ये दोनों क्वेश्चन मिलान के लिए आते हैं, मैचिंग के लिए आ जाते हैं, तो इसलिए आप इनको थोड़ा सा समझदारी से समझिएगा। प्रोन्यूबा मॉथ। प्रोन्यूबा मॉथ एक टाइप का मॉथ है जो कि क्या करता है? यूका प्लांट में अपने एग ले करता है और यूका प्लांट से पॉलिनेशन करता है। तो आपको दो एग्जांपल याद रखने हैं, यूका का और एमार्फोफेलस का। ये दोनों प्लांट है, एमार्फोफेलस की लंबाई ज्यादा है 6 फीट के आसपास, और प्रोन्यूबा की जो लंबाई है वो मैंने बताया प्रोन्यूबा मॉथ की। वो प्रोन्यूबा मॉथ क्या करता है? प्रोन्यूबा मॉथ लेइंग एग इन यूका प्लांट्स। कहां पर एग ले करता है? यूका प्लांट में। ठीक है ना? अगला पॉइंट, ये दो रिवार्ड वाले क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन मैचिंग के लिए आए हैं। पेपर में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस करते टाइम। आप इस हेडिंग में 2 पॉइंट नोट करिएगा, लिखेंगे इंसेक्ट गेट रिवार्ड्स, इंसेक्ट गेट रिवार्ड्स प्राप्त करते हैं, रिवार्ड्स फ्रॉम प्लांट रिफर टू पॉलिनेशन, फ्रॉम प्लांट्स रिफर टू पॉलिनेशन, फ्रॉम प्लांट्स रिफर्ड टू पॉलिनेशन, रिफर्ड टू पॉलिनेशन। प्लांट से क्या रिफर बदले में? पॉलिनेशन के बदले में, दैट इज नेक्टर और स्पेस ऑफ प्रोटेक्शन, सुरक्षा के लिए जगह, नेक्टर और स्पेस ऑफ प्रोटेक्शन फॉर लेइंग ऑफ एग, फॉर लेइंग ऑफ एग। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पहला एमार्फोफेलस, ब्रैकेट में लिखेंगे फ्लावर की साइज है 6 फीट। इस प्लांट की फ्लावर की साइज कितना है? 6 फीट। वेयर
where insects lay their egg refer to pollination. पॉलिनेशन के बदले में इंसेक्ट अपने एग वहां पर ले करते हैं. लिखा ना. अगला पॉइंट, प्रोन्यूबा मॉथ लेइंग देयर एग ऑन यूका प्लांट. नोट करके लाइन लिखेंगे. आपको पता है जब दोनों को फायदा होता है तो बायोलॉजी में उसे क्या कहा जाता है? क्या? वेरी गुड, सिम्बायोसिस. क्या कहा जाता है? सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. इसको हम कहेंगे यहाँ पर इनके बीच जो रिश्तेदारी है वो किसी को कोई नुकसान नहीं है, दोनों को बराबर का फायदा है. एक दूसरे को एग ले करने के लिए स्पेस दे रहा है तो दूसरा पॉलिनेशन में उसके पॉलन ग्रेन को इधर उधर ले जाने में हेल्प कर रहा है. इसलिए हम कहेंगे दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और म्यूचुअलिज्म. इसको हम क्या कहेंगे? म्यूचुअलिज्म. तो आप नोट करिएगा, नोट करिएगा दिस, नोट करके, दिस टाइप ऑफ रिलेशन this type of relation are called symbiotic relation or mutualism. Are called symbiotic relation or mutualism. Mutualism. लिख लिया ना. पॉलन नेक्टर रॉबर, अगली हेडिंग है पॉलन नेक्टर रॉबर. ये है पॉलन नेक्टर रॉबर. रॉबर्स मतलब डकैती करना, चोरी करना. कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो पॉलन की चोरी करते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट भी हैं जो पॉलन की रॉबरी करते हैं. पॉलन नेक्टर रॉबर. लिखना, some insects which consume pollen or nectar without pollination. ये पॉलिनेशन नहीं कराएंगे, बस पॉलन को ही चुरा के लेके चले जाएंगे, तो इनको क्या कहेंगे हम? पॉलन रॉबर्स. हाँ, एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में नहीं है बट एग्जाम्पल हाईलाइट कर लीजिएगा, हो सकता है कि आउट ऑफ आ सकता है. एग्जाम्पल, क्वींस ऑफ बॉम्ब्यूज. ये बॉम्ब्यूज, क्वींस ऑफ बॉम्ब्यूज, क्वींस ऑफ बॉम्ब्यूज. एफाइन्स, AFFINECES, एफाइन्स. परफोरेट एक्विलीजिया, ये भी परफोरेट एक्विलीजिया. ETC कर लो बस, ETC. लिख लिया. अगला पॉइंट, अगली हेडिंग बनाना, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन. पॉलन
पिस्टिल इंट्रैक्शन, हेडिंग है पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, मेरी बात समझना, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन किसे कहते हैं? बच्चों आप जानते हो, मैंने आपको बताया कि एक दिन बताया था, शायद आपको होगा याद, मैंने बताया था पॉलन इनकॉम्पैटिबिलिटी, बता रहा था ना, इनकॉम्पैटिबिलिटी पॉलन चेक करता है स्टिग्मा, सेम वही बात है पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन का मतलब ये है कि मान लो ये आपका कोई फ्लावर है और इस फ्लावर में यहां से इसका मेल गैमीट है, ये मेल गैमीट है, ठीक है। इस इंट्रैक्शन को समझना है, जैसे कि शादी से पहले लड़का लड़की को जज करता है कि ये हमारे लायक है या नहीं है, लड़की लड़के को जज करती है कि हाँ इससे शादी हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सेम कंडीशन में ये फ्लावर भी जज करते हैं, ठीक है ना, समझ पाए। यहाँ पे ये कंडीशन ये है कि मतलब कोई एमबीबीएस डॉक्टर कोई चपरासी से शादी नहीं करेगा, चपरासी कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन मतलब मेरी नजर में ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि मैचिंग होगी ना अलग अलग चीजों की। अब कोई आईआईटीएन है तो कहेगा कि नई साइकिल बनाने वाली लड़की से शादी कर लेंगे हम, या कोई लड़का से शादी कर लेगी, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। सेम कंडीशन इसके साथ भी है, फ्लावर के पास साथ भी। बच्चों ये आपका क्या है, गाइनोसियम है, आप जानते हो ना, ये गाइनोसियम है, ये क्या है, एंड्रोसियम है। अब इसका मेल गैमीट, मान लो कि ये चाहता है फ्लावर कि क्रॉस पॉलिनेशन इनमें हो, मतलब ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं चाहता है, ये नहीं चाहता है कि यहाँ वाला ही मेल गैमीट यहाँ जाए, या फिर मान लो कि ये चाहता है कि इसके स्पीसीज का पॉलन, क्योंकि सीधी सी बात है, एक कॉमन बात जानो कि ये दो लेवल पर होगा। एक लेवल तो ऐसा होगा जब ये जेनेटिक्स के हिसाब से डिसाइड करेंगे। अब मानो कि ये आपका जो गाइनोसियम है ये मैंगो के प्लांट का है, मैंने इसका एग्जांपल आपको दिया भी है, ये मैंगो की प्लांट का है, ये फीमेल फ्लावर है। और दूसरा ये जो मैंने आपको बना रखा है, ये जो एंड्रोसियम देख रहे हो तुम, ये मेल फ्लावर जो देख रहे हो तुम, ये बनाना है, क्या है, बनाना है। आप ये बताओ बनाना का मेल गैमीट, कॉमन सा सेंस बताओ, बनाना का मेल गैमीट कभी भी मैंगो के फीमेल गैमीट के पास अगर चला भी गया तो क्या ये पॉलिनेशन कर पाएगा, क्या ये फर्टिलाइजेशन कर पाएगा? अगर करता तो आधा आम और आधा बनाना बन जाता, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है प्रकृति में। कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही होगा, हाथी नहीं हो सकता, हाथी का बच्चा हाथी होगा, कुत्ता भी नहीं हो सकता, ये बात तो कॉमन है ना, समझ में आया ना। सेम कंडीशन की आम फर्टिलाइजेशन आम के ही मेल गैमीट से करेगा, मैंगो का जो फर्टिलाइजेशन है वो मेल गैमीट जब आएगा तो ही मैंगो के फीमेल गैमीट को फ्यूज कर पाएगा, समझ पाए ना। लेकिन ये बात कैसे प्लांट को पता चलती है, यही बात यहाँ सीखना है। इसके लिए प्लांट में रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्त ये स्टिग्मा। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? स्टिग्मा। तो स्टिग्मा के पास होते हैं कुछ केमिकल सब्सटेंस जो कि आपको नहीं जानने, कौन कौन से केमिकल सब्सटेंस है, बस आपको इतना जानना है कि इसके पास कुछ अलग अलग टाइप के यहाँ पर केमिकल सब्सटेंस है। और पॉलन जो यहाँ आता है, इस पॉलन के पास भी कुछ केमिकल सब्सटेंस है। जब ये पहुंचता है तो यहाँ पर मैचिंग होती है कि क्या तुम अंदर जाने लायक हो या नहीं। अगर अंदर जाने लायक है तो इनको अलाउ करता है स्टिग्मा कि तुम भाई पॉलन ट्यूब बनाओ और अंदर की तरफ जाओ और फर्टिलाइजेशन करो। लेकिन अगर ये अंदर जाने के लायक नहीं है तो इनको यहीं पर पड़े 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 जीवन दम तोड़ देने के लिए विवश कर देता है, कौन? स्टिग्मा। समझ गए ना। तो बेटा इसी प्रोसेस को बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। मतलब ये है कि जब कभी किसी पिस्टिल बोले स्टिग्मा पर, ठीक है ना, स्टिग्मा पर कोई पॉलन आकर के गिरता है तो वहां से पॉलन से और स्टिग्मा से कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज होते हैं जिनकी हेल्प से जज किया जाता है कि क्या ये सब कुछ फिट है, अंदर जाने लायक है, क्या ये फर्टिलाइजेशन कर सकता है, क्या ये सेम जीन का है या नहीं है। अगर सब कुछ सही है तो इसे फर्टिलाइजेशन के लिए अंदर की तरफ एंट्री मिल जाती है और ये जा करके यहाँ पर फर्टिलाइजेशन करता है, जाइगोट बनाता है, सीड बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, सब कुछ बन जाता है। लेकिन अगर नहीं है तो यहीं पर इसे कैंसिल कर दिया जाता है। इसी प्रोसेस को हम पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन कहते हैं। समझ पाए? पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन समझ गए?
पॉलन और पिस्टिल के बीच में बातचीत, ठीक है ना, नोट कर लो इसको, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। Pollen pistil interaction is a dynamic process. Is a dynamic process. In this process, इस process में, in this process, in this process is a dynamic process, लिख लिया ना। In this process stigma release some chemical, stigma and pollen release some chemical substance, release some chemical substance and judge to compatibility or incompatibility of, to judge compatibility or incompatibility of pollen grain. इन दोनों के बीच में बच्चों एक केमिकल डायलॉग स्थापित होता है, मतलब हम लोग जो बात कर रहे हैं फिजिकल डायलॉग है, मतलब बातचीत चल रही है, और एक केमिकल डायलॉग होता है, मतलब कुछ केमिकल रिलीज करेगा, कैंसिल कर देगा, कुछ इधर से आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, निगेटिव है तो कैंसिल कर देगा। तो फाइनल जो होगा, मान लो इस पे 10 टाइप के अलग अलग कलर के पॉलन आए, पीला कलर का पॉलन आ गया, इधर इस कलर का पॉलन आ गया, यहाँ पर व्हाइट कलर का पॉलन आ गया, ये सबसे बातचीत करेगा, जो इसके लायक होगा उसको ये अंदर की तरफ एंट्री देगा, बाकी के सब यहीं पर पड़े पड़े सड़ जाएंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इसको बोलेंगे रॉन्ग टाइप या राइट टाइप का पॉलन जज करने के लिए पिस्टिल का स्टिग्मा तय करता है, केमिकल डायलॉग स्थापित करता है कि कौन फर्टिलाइजेशन के एलिजिबल है और कौन नहीं है। समझ गए इस बात को सब लोग? कोई कंफ्यूजन नहीं है? अगला पॉइंट नोट करो, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बाद पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट, अगली हेडिंग है पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। पॉलिनेशन के बाद क्या क्या होता है ये आप लोगों को जानना जरूरी है। देखते हैं सही चल रहा है सब? ठीक है। पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट, देखो पॉलिनेशन के बाद क्या क्या होता है आप लोग बता सकते हैं, इसे सब लोग बता सकते हैं, कोई टफ बात नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आंसर देंगे। बच्चों ये देखो, हमने कहा कि यहाँ पर इस डायग्राम में कहा गया, इस डायग्राम में हमने कहा कि पॉलन का निकल करके यहाँ से यहाँ जाना क्या कहलाता है? बोलो, पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा क्या कहलाएगा? अब मैंने कहा कि इसके बाद जब यहाँ पर ये आ गया तो इसके बाद होगी क्या? कॉम्पैटिबिलिटी की जांच। यहाँ पर क्या होगी? कॉम्पैटिबिलिटी की जांच। ठीक है, तुम आ गए अपने घर से निकल के अपने दोस्त को लेकर के इस कोचिंग में, लेकिन बाहर उपाध्याय जी खड़े हैं, वो क्या कहेंगे? अरे मोमेंटम का आई कार्ड दिखाओ, है ना? है नहीं है? वैसे तुम लोग भी नहीं पहनते हो, टी शर्ट में काम चल रहा है तुम्हारा, ठीक है ना? आई कार्ड का काम टी शर्ट ही कर रहा है, बड़ा सा मोमेंटम लिखा हुआ, बड़े खुश मस्त। तो अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हारे कलर का टी शर्ट नहीं पहना है तो उपाध्याय जी पहचान जाएंगे, तो बाहर का आ गया, इसको भगाओ। तुरंत जाके बताएंगे ठाकर सर एक बच्चा बाहर का भी बैठा हुआ पढ़ने के, एक आध दिन तो काम चल जाएगा, तुम बोलोगे साथ में इसे चला आया है, लेकिन दूसरे दिन आने देंगे क्या? यहाँ एक भी दिन काम नहीं चलेगा। कॉम्पैटिबिलिटी अगर है तो अंदर की तरफ एंट्री है, और कॉम्पैटिबिलिटी नहीं है बच्चों तो अंदर की तरफ एंट्री नहीं है, अंदर की तरफ एंट्री नहीं है। अब बेटा समझना है इसमें, मैंने कहा कि यहां तक का जो स्टेप था ये पॉलिनेशन का इवेंट था, मतलब पॉलिनेशन ही चल रहा था।
यहाँ पर आया तो कॉम्पेटिबिलिटी हो गई। अब कॉम्पेटिबिलिटी के बाद जब पॉलिनेशन हो गया और कॉम्पेटिबिलिटी के लिए इनको अंदर की तरफ भेज दिया गया, तो अब इसके बाद की जितनी प्रोसेस होगी उसको हम कहेंगे पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। पॉलिनेशन कंप्लीट हो गया, इन अंदर में कुछ जो चल रहा है ये पॉलिनेशन नहीं है, बस पॉलिनेशन यहीं पर एंथर से स्टिग्मा तक ही पॉलिनेशन है। इसके बाद यहाँ से पोस्ट पॉलिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब पोस्ट पॉलिनेशन में कुछ खुराफात होते हैं, उनको मैं आपको एक एक स्टेप करके समझाता हूँ। समझो, मैंने आपको बताया बच्चों, ये बार बार डायग्राम बन ही रहा है, मैं क्या करूं, मैंने देखते देखते इसको उग गया, लेकिन अब क्या करूं, बना नहीं। देखो बच्चों, देखो इसमें क्या है कि ये स्टिग्मा है, मान लो इसके पास पॉलन आए थे, एक कलर का पॉलन यहाँ पर था, ये ऐसा वैसा, और इस रंग बिरंगे पॉलन यहाँ पर ऐसे इसके पास आए। इसने कुछ को एंट्री दिया और कुछ को बाहर छोड़ने के लिए डांट लगाई कि तुम बाहर ही रहो। ठीक है, जो पॉलन अंदर की तरफ अब एंट्री करेगा। अब इसमें एक बात, आपको दो बातें मैंने पहले ही बता रखी हैं, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप बताएंगे, क्वेश्चन मार्क है ये आपके लिए, कि कितने परसेंट पॉलिनेशन, कितने परसेंट एंजियोस्पर्मिक प्लांट स्पीसीज में पॉलिनेशन 3 सेल स्टेज पर होता है और कितने में 2 सेल स्टेज पर होता है? उलट गई तुम, पहले सही बता रही थी, बाद में उलट गई। हाँ, 2% स्टेज में, इसी को कंफ्यूजन कहते हैं और कुछ नहीं। 20%, सॉरी, हाँ मैंने बताया था आपको कि 60% जो पॉलिनेशन है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, वो कितने सेल पर हो जाता है? 2 सेल, 2 सेल स्टेज पर हो जाता है। जबकि बचे हुए 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट स्पीसीज में पॉलिनेशन कितने सेल स्टेज में होगा? 3 सेल स्टेज। अब यहाँ पर आपको ये समझना है, मान लो ये इसने एंट्री दे दिया, तो इसमें 2 टाइप की सेल होगी, मतलब अगर 60% वाला है तो 2 ही सेल होगी, और 30% वाला है तो 4, मतलब ये 40% वाला है तो 3 सेल होगी। अब समझना इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट यहीं से, क्योंकि स्टेटमेंट बन सकते हैं। मान लो कि इसमें जो एंट्री कर रहा है पॉलन ग्रेन और बना रहा है पॉलन ट्यूब, मैंने बताया था कि अगर 2 सेल होगी तो एक सेल का नाम होगा, मानो ये 2 सेल है, एक सेल का नाम होगा वेजिटेटिव सेल। क्या नाम होगा? वेजिटेटिव सेल। दूसरी सेल होगी तो उसका नाम होगा जनरेटिव सेल। क्या नाम होगा? जनरेटिव सेल। मेरे बच्चों, वेजिटेटिव सेल, ध्यान से सुनना, वेजिटेटिव सेल इसमें बनाएगी क्या? ये पॉलन ट्यूब जो बन रहा है इसी को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल भी कहा जाता है। इसको वेजिटेटिव सेल को क्या कहा जाएगा? ट्यूब सेल। ये ट्यूब सेल हम कह सकते हैं, या इसको हम क्या कह सकते हैं? वेजिटेटिव सेल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वेजिटेटिव सेल कह सकते हैं। मेरी बात समझ पाए? तो अब जनरेटिव सेल क्या करेगी? जनरेटिव सेल तो भाई पीछे पीछे आएगी, क्योंकि आगे ट्यूब बनाने का काम कौन कर रहा है? वेजिटेटिव सेल। तो मैं अगर बनाऊं इस कलर से, कि इस कलर से जो आगे चल रही है, ये जो आगे की तरफ जा रहा है, ये क्या है? ये वेजिटेटिव सेल है। आगे की तरफ कौन जा रहा है? वेजिटेटिव। और पीछे की तरफ जो ये स्ट्रक्चर आ रहा है, ये कैसा सेल है? जनरेटिव सेल है। और ये जो जा रहा है ये वेजिटेटिव सेल है। समझ में आया ना? जिस समय ये प्रोसेस चल रहा होता है उसी समय इसके अंदर ऐसा नहीं है कि फाइनल फर्टिलाइजेशन 2 ही स्टेज में हो जाता है, बस पॉलिनेशन 2 सेल पर हो रहा है। ये जो जनरेटिव सेल है पीछे आ रही है, इसी रास्ते में ही जब ये पॉलन ट्यूब के अंदर जा रही होती है तो माइटोसिस करके 2 सेल बना लेती है। कितने बना लेती है? 2 सेल बना लेती है। तो यहाँ पर ये अकेला नहीं रह जाएगा, ये अब बना लेगी 2 सेल। कितने सेल बना लेगी? 2 सेल। तभी ना डबल फर्टिलाइजेशन होगा। एंजियोस्पर्म का स्पेशल कैरेक्टर है डबल फर्टिलाइजेशन है बच्चा, इधर देखो, एंजियोस्पर्म का इस डबल फर्टिलाइजेशन स्पेशल कैरेक्टर है। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि 2 गैमीट अंदर जाते हैं, एक अभी बताऊंगा एक्सेल को फर्टिलाइज करेगा, दूसरा पोलर न्यूक्लियाई को। समझो इस बात को। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर माइटोसिस करके इसने क्या बना लिया? 2, और ये क्या है? जनरेटिव सेल है। क्या है? जनरेटिव सेल है। बच्चों यहाँ पर जो जनरेटिव सेल एंट्री कर रहा है, अब इधर वेजिटेटिव सेल का काम है कि पॉलन ट्यूब बनाना,
अंदर की तरफ है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर है आपका एम्ब्रियो सैक। क्या है? एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक के अंदर 1 2 2 और 3, यहाँ पर 1 2 और 1 3 सेल। अरे यार इसको थोड़ा सा उल्टा बना दिया। चलो देखो यहाँ पर भी 1 2 3, बीच में आपको पोलर न्यूक्लियाई दिखता है। मैं बताने चल रहा हूं कि पॉलिनेशन के बाद अगला स्टेप क्या क्या चल रहा है, समझ रहे हो ना। यहाँ पर पॉलन ट्यूब बनना शुरू हो गया, किसकी हेल्प से? ट्यूब सेल की हेल्प से, जिसे क्या कह रहे हैं? वेजिटेटिव सेल कह रहे हैं। और पीछे की तरफ जनरेटिव सेल आ रहा है, जो माइटोसिस करके अपने आप को 2 बना लिया। ठीक है ना, समझ रहे? अब ये बच्चा आगे की तरफ जैसे ही आएगा, ये ये पॉलन ट्यूब इधर से, ज्यादातर एम्ब्रियो सैक में ऑलवेज एंट्री जो होती है वो कहां से होती है? माइक्रोपिलर, नीचे की तरफ से क्या है? माइक्रोपाइल। लेकिन आप ऐसा हर बार मत समझिएगा, एनसीईआरटी कई बार उल्टा उल्टा करके बनाई हुई है कई जगह पर, कई बार माइक्रोपाइल को ऊपर, कई बार माइक्रोपाइल को नीचे, इसलिए कि जिससे तुम कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप याद ऑलवेज रखेंगे कि जहां भी एग सेल होगा वो इंड माइक्रोपिलर होगा। जहां भी एग सेल होगा, क्योंकि मेल गैमेट किसको फ्यूज करेगा? एग सेल को। जहां भी एग सेल होगा वो रीजन कैसा होगा? माइक्रोपिलर। और उसका जस्ट अपोजिट रीजन चैलेजल इंड होगा। और चैलेजल इंड पर जो सेल पाई जाएंगी वो कैसी होंगी? एंटीपोडल। नीचे की तरफ जो सेल होंगी वो एग सेल या सिनर्जिड सेल। अब देखो यहाँ पर, अब ये पॉलन ट्यूब बनाते बनाते अपना दम तोड़ देती है कौन? वेजिटेटिव सेल। बेचारी खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है? इतना बड़ा ट्यूब बना दिया, जीवन खत्म। ठीक है, अब ये पीछे के 2 गैमेट्स आते हैं और ये अब अपना काम शुरू करते हैं। ये फ्यूज करता है एग सेल को और एक फ्यूज करता है इनको, पोलर न्यूक्लियाई को, और ये फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना। यहाँ जब फर्टिलाइजेशन होता है तो बनता है यहाँ से जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। और यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ से बनता है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, अभी मैं इसको आगे बताऊंगा, बस मैं एक आउट डायग्राम आपके दिमाग में सेट कर रहा हूं, बाकी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर जो मेल गैमीट आ रहा है वो बीच में क्या कर रहा है? अगर 2 सेल की स्टेज में है तो बीच में ही अपने आप को डबल कर ले रहा है। अगर 2 सेल की स्टेज में नहीं है, 3 सेल स्टेज में एंट्री किया हुआ है, तो कोई टेंशन है क्या? अगर 3 में आ रहा है तो कुछ बनाने बनाने की जरूरत है क्या? बना बनाया सारा माल मटेरियल सीधा अंदर आ रहा है, वेजिटेटिव सेल अंदर ट्यूब बना देगी और ये पीछे दोनों आएंगे और अपना काम कर जाएंगे। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट स्पीसीज में अगर 2 सेल में पॉलिनेशन हो रहा है तो बीच में पॉलन ट्यूब के अंदर ही सेल्स मतलब अपने आप को डबल कर लेंगे। समझ गए ना? मेल गैमीट अपने आप को डबल कर लेगा। ठीक है ना, समझ गए ना? मेल गैमीटोफाइट अपने आप को डबल कर लेगा और यहाँ पर जाके फर्टिलाइज करेगा। इतनी बात समझ गए सब? तो ये है बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट। अब इसमें 2-3 स्टेप आपको समझने हैं। पहला इवेंट तो ये समझना है कि यहाँ पर ये जो नीचे की तरफ से मैंने बताया, एम्ब्रियो सैक के अंदर जब कभी भी, ध्यान देना लड़की, तुमको क्या समस्या? कोई समस्या? आज पीछे घूम घूम के क्यों बार बार देख रही है? इधर देख। जब ये मैंने बताया कि जब कभी एम्ब्रियो सैक के अंदर, किसके अंदर? एम्ब्रियो सैक के, एम्ब्रियो सैक के अंदर पॉलन ट्यूब जाएगा तो ऑलवेज माइक्रोपिलर रीजन से जाएगा। ठीक है ना। लेकिन एम्ब्रियो सैक के बाहर का भाग है ओव्यूल, इसके बाहर का भाग क्या होता है? ओव्यूल। ओव्यूल में जाने के लिए इसके पास 3 रास्ते होते हैं। कभी कभी ये सीधा ओव्यूल के अंदर एंट्री कर जाएगा, कभी कभी ये इंटेगुमेंट की तरफ से एंट्री करेगा और कभी कभी यहाँ जाएगा। लेकिन ओव्यूल के अंदर कौन है? एम्ब्रियो सैक, जिनके अंदर कौन है? एग सेल। एग सेल को फ्यूज करने के लिए उसे अल्टीमेटली यहीं से जाना पड़ेगा। समझ गए ना? अभी मैं और आगे स्टेप क्लियर करता हूँ, एक ही डायग्राम में पगलाए रहोगे। पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट ना, इतना पहले लिखो फिर समझाते हैं। आप नोट करो। आफ्टर कॉम्पैटिबल या आफ्टर कंप्लीट ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के कंप्लीट होने के बाद दिखा ना, कामा पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन टेक्स प्लेस। पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन का इंट्रैक्शन होता है, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन टेक्स प्लेस।
आफ्टर कंपैटिबिलिटी या इफ pollen आर कंपैटिबल, ऐसा लिख लेंगे, इफ pollen आर कंपैटिबल, इफ pollen आर कंपैटिबल देन इट जनरेट ऑन स्टिग्मा, जर्मिनेट, जनरेट नहीं, देन इट जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा, ये स्टिग्मा पर जर्मिनेट होने लग जाता है, देन इट जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा टू प्रोड्यूस pollen ट्यूब, to produce pollen tube from germ pore of pollen, germ pore समझते हैं, एक्साइन जहां पर गैप होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, वहीं से क्या बनता है, germ pore, from germ pore of pollen, pollen के germ pore से, and then content of pollen, content of pollen move into कंटेंट ऑफ pollen, कंटेंट ऑफ pollen क्या है, मेल गैमेट, मूव इनटू ओवरी, ओवरी वाया स्टाइल, वाया स्टाइल, स्टाइल से होते हुए कहां पर मूव कर जाएगा, ओवरी में, और ओवरी से फाइनली फिर ओवरी के बाद कहां जाता है, हाँ ओवरी के बाद ओव्यूल में, ओव्यूल के बाद एम्ब्रियो साइट में, ठीक है ना। तो अभी मैं एक एक स्टेप करके बताऊंगा, और मैंने एक लाइन आपको पहले ही दिखा रखी है कि 60% पॉलेंस, 60% एंजियोस्पर्मिक स्पीसीज में पॉलेंस कितने स्टेज में होते हैं, हाँ, और 40% में 3 सेल स्टेज में। तो इसमें एक पॉइंट अगला से नोट करिएगा, इफ पॉलिनेशन अकर्स इन 2 सेल, या पॉलन हैव, ऐसा लिखिए, इफ पॉलन हैव 2 सेल, pollen have 2 cells, then it get meiotic division in stigma, stigma नहीं, style, it get meiotic division in style, स्टाइल में जाने के बाद ये क्या करेगा, मेयोटिक डिवीजन, टू फॉर्म 2 मेल गैमीट, और ये 2 मेल गैमीट बना लेगा। बस यही एक लाइन आपको लिखना जरूरी था, और बाकी 3 सेल स्टेज में तो आप जान ही रहे हैं कि 2 गैमीट एंट्री करेगा, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको एक डायग्राम बना रहा हूं, इस डायग्राम को ध्यान से अपनी कॉपी में बना लेना है। मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए समझदारी से और अच्छा बना रहा हूं, इसलिए कि जिससे आपको एक एक कंसेप्ट समझ में आए। इधर देखो, पहले फिर डायग्राम क्या करो, पहले देख लो, मैंने बताया कि ये डायग्राम है, इस डायग्राम में यहाँ पर क्या है, बोलो कहाँ क्या है, स्टिग्मा, स्टिग्मा के बाद ये वाला पोर्शन क्या है, स्टाइल, और स्टाइल के ठीक बाद ये वाला पोर्शन क्या है, ओवरी, क्या है, ओवरी, ओवरी के ठीक बाद ये वाला पोर्शन क्या है, ओव्यूल, क्या है, ओव्यूल। इसके अंदर ये छिपा हुआ कपड़ों में के अंदर ये क्या छिपा हुआ है, ये क्या छिपा हुआ है, एम्ब्रियो सैक, इसको क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो सैक, क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो सैक, ध्यान देना, एम्ब्रियो सैक, अरे इधर देखो, इसको लिखेंगे एम्ब्रियो सैक, ये क्या है, एम्ब्रियो सैक, और ध्यान देना एम्ब्रियो सैक के अंदर ही पाया जाएगा आपको आपका वो जो आप चाह रहे हैं, जहां पर सारा प्रोसेस देखेंगे, 1 2, और इस सेल को ऐसा बना रहा हूं, एग सेल, और इधर 1 2 3, ये तीनों सेल हो गई, और ये पोलर न्यूक्लियाई हो गई। समझ गए ना, समझ गए। अब देखो इधर से क्या प्रोसेस देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर कंडीशंस ये देखने को मिलेगी कि यहीं से पॉलन ट्यूब की एंट्री होगी। अब ये पॉलन ट्यूब आएगा,
मैंने बताया ये आएगा पोलन ट्यूब, वेजिटेटिव सेल पोलन ट्यूब बनाते हुए आएगा और आ करके ये इंटर कर जाएगा। कहाँ से इंटर कर जाएगा? माइक्रोपिलर रीजन से। और मेल गैमीट एग सेल को फ्यूज कर लेगा, क्या बना लेगा? जाइगोट बना लेगा। समझ पाए? और जो ये जैसे ही यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होना होता है उससे पहले ये पोलर न्यूक्लियाई अपने आप फ्यूज हो जाते हैं, मतलब कि ये दो न्यूक्लियस एक में ही फ्यूज हो जाते हैं जस्ट प्रियर टू फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से थोड़ा पहले ही। अभी उसको बताऊंगा। अभी आपको इतना जानना है कि यहाँ पर दो मेल गैमीट एंट्री कर रहे हैं, एक ये वाला और एक मैं इस स्ट्रक्चर से बना रहा हूँ, दो मेल गैमीट, और वेजिटेटिव सेल आगे जा रही है जिसने क्या बना दिया? पोलन ट्यूब। सबको समझ में इतना आया? आया? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अब ये आपको डायग्राम अपनी कॉपी में ड्रा कर लेना है। अभी तक जो मैंने सिखाया, जितना मैंने लिखाया उतना आपको यहाँ पर ड्रा करना है, फिर मैं आगे का बताता हूँ। लिखो जल्दी, बनाओ बनाओ भाई चक्रपाणी। आजकल आप लोग ज्यादा सो रहे हैं क्या? हाँ, कम करो यार। इतना ज्यादा सोओगे तो कैसे काम चलेगा? इतना सो जा रहे हैं कि आप 12 बजे की 11 बजे की क्लास में भी लेट आ रहे हैं। हाँ, टाइम पे आया करो सब लोग भाई। क्या खुशी, खूब सो रही हो तुम भी आजकल? है, सो रही हो खूब आप लोग। ये क्या नाम इसका, जो पीछे बैठी लड़की लेट आई थी, लवी, सोई चल रही है तुम्हारी भी? हाँ हाँ हाँ। कोई बात नहीं, लेकिन टाइम पे आ जाया करो। चलो बनाओ जल्दी, कितना टाइम बनाओगे यार एक डायग्राम बनाने में? तुम दिल के तो सच्चे हो बट बच्चे अच्छे नहीं हो, जल्दी बना नहीं पाते हो। जल्दी काम करो। समझ रहे हो बेटा? ठीक। कल मुझे पता ही नहीं था छुट्टी है, तो मैं कल भी आ गया। अब मैंने सोचा कि क्या करूं, मैं आ ही गया हूं, कुछ तो करते ही है। तो आपको पता ही है टीचर क्या ही कर सकता है। आया जबरदस्ती, अकेले ही चिल्लाया किसी बोर्ड पे, कोई नहीं था तब भी चिल्लाया। पूछो, देखो ये लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर रखा है ऑलरेडी, आपको मिल जाएगा, देख लेना आप। मिला था ना सेम लेक्चर मैंने? हाँ, नोटिफिकेशन आया था। हाँ, इसको मैंने जो है कल, तो मैंने सोचा कि अब कोई नहीं है तो भी, लेकिन 40 मिनट तक अकेले चिल्लाते रहा तो मुझे लगा यार बंद करो, बहुत ज्यादा हो गया। कोई है नहीं, सब ईद मना रहे हैं, हम इधर बकरा ईद मना रहे हैं, तो हमने कहा बंद करो। बंद कर दिया, फिर चले गए। 40 मिनट का लेकिन लेक्चर रिकॉर्ड किया था। हम लोगों की थोड़ी सी कहानी भी ऐसी हो चुकी है अब। क्या है कि रूम पे पड़े पड़े पूरे दिन, कोई और है नहीं, भाई है तो वो पढ़ते रहता है, उससे कोई बातचीत ज्यादा हो नहीं पाती। तो क्या है कि अपना काम पढ़ाने का जो है ये थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि दिन नहीं निकलता। चलो बेटा, हो गया ना?
इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, आप लोग आया करो, इसलिए टाइम टू टाइम पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी वगैरह बढ़िया से पढ़ोगे, अभी से कवर करते रहोगे। चलो डायग्राम बना लिया, सबने बना लिया डायग्राम। एंट्री ऑफ पॉलन इन ओव्यूल, इसके अंदर पॉलन की एंट्री कहाँ कहाँ से होगी? एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, पॉलन नहीं, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल, रीडिंग है अगली। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब की एंट्री इन ओव्यूल। चलो हेडिंग बना लेना, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल। बेटा समझना, पॉलन ट्यूब की एंट्री किधर से होगी ओव्यूल के अंदर? ओव्यूल क्या है समझते हो ना? अगर नहीं समझते तो फिर से एक लास्ट बार बता दे रहा हूँ। देखो मैंने जो ओव्यूल बनाया है ये आपका वही टाइप है जो आपके लिए जरूरी है, एनाट्रोपस। कौन सा ओव्यूल है बेटा? एना। अब लेकिन एनसीईआरटी ने थोड़े थोड़े चमत्कार किए हैं, तो उस चमत्कार को हम क्या करें? नमस्कार, ठीक है ना, उस चमत्कार को नमस्कार करते हैं। देखो उसमें क्या किया है, कई बार उन्होंने कहा कि ओव्यूल एनाट्रोपस ऐसे होता है, लेकिन कहा कि एनाट्रोपस ओव्यूल मैच्योरिटी के बाद इन्वर्टेड हो जाता है, तो उन्होंने कई बार इसको उलट दिया है। मैंने उल्टा भी बना के एक बार आपको दिखाया। तो आपको इतना ही याद रखना है कि जिधर माइक्रोपाइल होगा, हमने सीधा बनाया है, आप इधर आपकी तरह याद रखिए, जिधर माइक्रोपाइल होगा, माइक्रोपाइल मतलब ये गेट, जिधर ये गेट होगा उसी साइड एग सेल होगी, इतना याद रखना बस, समझ गए? या जिधर एग सेल होगा उसी साइड माइक्रोपाइल होगा, समझ गए ना? अब देखो हम इस डायग्राम में आपको बता देते हैं, ये आपको बताया था दो सेल्स यहाँ पर है जिनका नाम है सिनर्जिड सेल, और एक सेल है जिसका नाम एग सेल। सब में न्यूक्लियस, इनमें भी न्यूक्लियस, यहाँ भी न्यूक्लियस। यहाँ पर मैंने 1 2 और आपको 3 सेल्स ये बताई और 3 न्यूक्लियस बताई, समझ गए? ये पूरा भाग जिसके अंदर ये सब दिख रहा है ये एम्ब्रियो सैक। क्या बच्चों? एम्ब्रियो सैक। तो भैया ओव्यूल कहाँ है? इसके बाहर वाला भाग जिसमें इंटेगुमेंटेड पार्ट है ये ओव्यूल है। तो ओवरी कहाँ है? इस ओव्यूल के बाहर का जो पार्ट है वो ओवरी होगा, जिसमें ये फिक्स है, समझ गए ना? अब तीनों बातों में कंफ्यूजन नहीं है, एम्ब्रियो सैक, ओव्यूल और ओवरी में नहीं। अब बच्चों इसमें एक सवाल ये है कि जो एनसीईआरटी से लगभग कम वास्ता रखता है लेकिन तुम्हारे स्टेट बोर्ड की बुक में आ जाता है, उसमें है सवाल ये है कि जो यहाँ पर पॉलन ट्यूब एंट्री करता है ओव्यूल के अंदर, वो किधर से एंट्री करता है? देखो मैंने आपको बता दिया पहले ही, उसके पास 2 रास्ते, एक रास्ता, 2 नहीं 3 रास्ते। एक रास्ता तो ये है कि ये सीधे एंट्री कर जाएगा, पॉलन ट्यूब कहाँ से आके स्टिग्मा से सीधे एंट्री करेगा। और बच्चों ये वाला इंड हमारा क्या है? मैंने बताया आपको, ये इंड कैसा है? माइक्रोपाइलर इंड है ये, और ये इंड कैसा है? चैलेजा इंड है, और ये वाला इंड क्या है? इंटेगुमेंटल इंड है। तो ये बेटा 3 तरफ से एंट्री मार सकता है पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर, लेकिन एम्ब्रियो साइट के नहीं, ध्यान देना। ओव्यूल के अंदर एक तो ये सीधा आ सकता है, दूसरा सीधा आने के बाद कई बार सीधा आया तो यहां से, समझना, कई बार यहां से आकर के ये सीधा ऐसे आकर के यहां से एंट्री मार सकता है ओव्यूल में, मतलब इंटेगुमेंट की तरफ से। कई बार ये आपको दिखेगा एंट्री तो ऐसे ही करेगा, बट ये ऐसे आकर के फाइनली माइक्रोपिलर रीजन से एंट्री करेगा। तो बेटा ओव्यूल के अंदर पॉलन ट्यूब के इंटर करने के 3 रास्ते हो सकते हैं। चैलेजल इंड से भी एंट्री कर सकता है, माइक्रोपिलर इंड से भी एंट्री कर सकता है इधर से, और इंटेगुमेंटल इंड से भी एंट्री कर सकता है। तीनों के 3 सवाल आते हैं कि इफ पॉलन ट्यूब इंटर्ड इन ओव्यूल वाया माइक्रोपिलर इंड आर कॉल्ड, ऑप्शन में रहेगा तो आपको क्या बताना पड़ेगा? इसको मिलेंगे बेटा पोर की तरफ से एंट्री करेगा तो इसे हम बोलेंगे पोरोगैमी। क्या बोलेंगे? पोरोगैमी, दैट इज पोरोगैमी। अगर ये चैलेजल इंड की तरफ से एंट्री करते हुए दिख रहा है तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे चैलेजोगैमी। क्या यूज करेंगे? चैलेजोगैमी। और अगर ये पॉलन ट्यूब सीधा चैलेजा से ना एंट्री करके ये इंटेगुमेंटल इंड, ये जो कवर कर रहा है इंटेगुमेंट है ना ओव्यूल को, इस तरफ से एंट्री करेगा तो इसको हम कहेंगे मीजोगैमी। क्या कहेंगे? इंटेगुमेंटोगैमी नहीं, मीजोगैमी। किसने कहा इंटेगुमेंटोगैमी? बहुत पीटेंगे। मीजोगैमी, इसको क्या बोलेंगे? मीजोगैमी। इंटेगुमेंटोगैमी। बहुत अच्छा, तुम लोग वैज्ञानिक तो हो यार,
एक चीज तो मानना पड़ेगा, हो तो तुम वैज्ञानिक, ठीक है ना। ये बेटा क्या है, मीजोगैमी, पोरोगैमी, चैलेजोगैमी, समझ गए ना। तो आपको ध्यान देना है, ये पॉलन ट्यूब कैन इंटर्ड फ्रॉम 3 रीजन या 3 रीजन से वाया 3 रीजन ऑफ ओव्यूल, इंटेगुमेंट, माइक्रोपिलर रीजन और चैलेजल रीजन, समझ गए ना। तो आप ऐसे बना के और इसको लिख लो। आपने लिख लिया ना, क्या लिखा था हेडिंग? रुक जाओ, इनका कोई सवाल है, हाँ बोलो, क्या बोला, किसने बताया था, कहाँ पे बताया था, वीडियो में? ऐसा कैसे हो सकता है? पोरोगैमी का मतलब माइक्रोपिलर रीजन से करेगा, कंफ्यूज हो बेटा, देख लेना। पोरोगैमी मतलब माइक्रोपिलर इन से एंट्री करेगा पॉलन ट्यूब, लिख लो इसको, बनाओ फटाफट बनाओ, बना लो, ये डायग्राम बना लो, सफिशिएंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए बस। बहुत इसका बड़ा बड़ा चिट्ठी नहीं लिखना है, कितना जितना ज्यादा नोट्स बड़ा लिखोगे उतना पढ़ने में मन कम लगेगा। आप अपने समझने के लिए लिखना चाहते हो तो लिख लेना, पॉलन ट्यूब इंटर्स थ्रू चैलेजा, ब्रैकेट में, पॉलन ट्यूब इंटर्स थ्रू माइक्रोपिलर इंड, यहां पर ब्रैकेट में, और पॉलन ट्यूब इंटर्स थ्रू इंटेगुमेंट, यहां पर ब्रैकेट, डायग्राम बना लीजिए बस। फटाफट ड्रा करो डायग्राम। श्रवण कुमार, मजे आ रहे हैं पढ़ने में? बन गया बेटा, चलो अच्छी बात है, आपने ड्रा कर लिया। अगला पॉइंट है बेटा आर्टिफिशियल, हाँ अगली हेडिंग है आर्टिफिशियल इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन। चलो हेडिंग बनाना, इन विट्रो, इन विट्रो, इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन, पॉलन जर्मिनेशन। इन विट्रो क्या है बेटा? इन लैबोरेटरी, इन विट्रो का मतलब इन लैबोरेटरी, कहां पर? इन लैबोरेटरी, लैबोरेटरी मतलब लैब में। अगर पॉलन को लैब में जर्मिनेट कराया जाए तो उसको बोलते हैं इन विट्रो पॉलिनेशन, मतलब पॉलिनेशन नहीं, इन विट्रो जर्मिनेशन, पॉलन जर्मिनेशन। इधर देखो, इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन कहां पर कराया जाए? अगर हम लैब में कराएं, कहां पर कराएं? लैब में। और लैब में ना करा करके जनरल तो आपने देख ही लिया कि पॉलन को कैसे जर्मिनेट कराते हैं। तो इसमें करते क्या है, हम लेबोरेटरी में बेटा एक ग्लास लेते हैं, छोटा सा स्लाइड होता है, ग्लास नहीं होता स्लाइड होता है, इस पर हम डस्ट ऑफ पॉलन डालते हैं, पॉलन डस्ट डालते हैं, पॉलन की धूल नहीं, पॉलन के कण, पॉलन डस्ट डालते हैं। पॉलन के ढेर सारे कण जब इस पे डालते हैं तो उसके साथ यहां पर ये मान लिया पॉलन है, साथ साथ यहां पर साल्ट, बोरान, कैल्शियम, ये सभी भी डालते हैं, साल्ट डालते हैं, बोरान डालते हैं, हाँ, और यहीं पर हम कुछ और सब्सटेंस अप्लाई करते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, हाँ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, ये सब भी हम इस पे डालते हैं।
तो हमें मिलता क्या है आफ्टर 15 से 20 मिनट बाद, कितने मिनट बाद, हाँ 15 टू यहाँ पर आफ्टर 15 टू 20 मिनट, आफ्टर 15 टू 20 मिनट, 20 से 25 मिनट या 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट के बाद आपको पॉलेंस जर्मिनेट होते हुए दिखाई देने लगते हैं। क्या होने लगता है, पॉलन जर्मिनेशन यहां पर आपको दिखने लगता है, पॉलन जर्मिनेशन, पॉलन जर्मिनेशन क्या होता है, दिखाई देने लगता है। कितने मिनट में था बाद, 15 से 20 मिनट बाद, समझ पा रहे हो ना। 15 से 20 मिनट बाद जब हम कुछ साल्ट, बोरान, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम ये सब डालते हैं स्लाइड पर पॉलन के साथ, तो हमें पॉलन जर्मिनेट होते हुए दिखाई देता है। इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल या इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन। क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल या इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन। ये एक प्रैक्टिकल का हिस्सा है जो 12th में कराया जाता है कभी कभी, तो आप इसको बना लो। आर्टिफिशियल एंड क्या लिखा आपने हेडिंग, हाँ लिखो, पॉलन्स आर जर्मिनेटेड इन लैबोरेटरी, पॉलन्स आर जर्मिनेटेड इन लैबोरेटरी कॉल्ड हैंगिंग ड्रॉप मेथड। इसको बोलते हैं हैंगिंग ड्रॉप मेथड, ड्रॉप मेथड, हैंगिंग ड्रॉप मेथड, ब्रैकेट में लिख लेना, हैंगिंग ड्रॉप मेथड, हैंगिंग ड्रॉप मेथड, हैंगिंग ड्रॉप मेथड, हैंगिंग ड्रॉप मेथड कॉल्ड हैंगिंग ड्रॉप मेथड। आप इसी को बना दीजिए, पॉलन डस्ट, और एक है स्लाइड, इसको बोलते हैं हम ग्लास स्लाइड, ग्लास है, और इस पर हम ग्लास स्लाइड पर डालते हैं, इस पर हम ये सब कंटेंट डालते हैं और 15 से 20 मिनट बाद पॉलन जर्मिनेट होते दिखता है। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आता, बट बना लो, जरूरी है तो बनाना है। एग्जाम्पल बेटा भूल गया मैं बताना, एग्जाम्पल इसका लिख लेना। ये करते कहां पर है, पी प्लांट में, चिक पी प्लांट में, एक प्लांट है विंका, VINKA, विंका, एक है प्लांट बालसम, बालसम, बालसमिया, ब्रदर आप हिमेश रेशमिया, पी, चिक पी, विंका, बालसम, ये सभी प्लांट्स में ये देखने को, मतलब ये सब कराया जाता है, देखते हैं। तो आप इनका एग्जाम्पल लिख लेना, पी, चिक पी, विंका और बालसम, आर्टिफिशियल पॉलन जर्मिनेशन। हाँ ठीक है, साइड हो जाते हैं, हम बिल्कुल साइड हो जाते हैं बेटा। बन गया, बना लो फटाफट बनाओ।
बन गया, सब लोगों ने बना लिया। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन सबने बना लिया ना। चलो अब बेटा अगला टॉपिक है हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है। क्या कराया जाता है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या है बेटा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन और इसे क्यों कराया जाता है? समझना, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का यूज क्या है। बेटा हाइब्रिडाइजेशन समझते हो क्या? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि किसी एक जीन को दूसरे जीन के साथ मिक्स करना, हाइब्रिड बनाना, मतलब उसमें नया कंटेंट तैयार करना, कोई एक नया परिवर्तन लाना, दो जीन के मिक्सअप से एक नया बदलाव लाना, उसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। जैसे कि मैंने बताया कि आपको मैंगो का पहले छोटा क्रॉप होता था इंडिया में, मतलब छोटे मैंगो वाला, फिर क्या हुआ, विदेशी जीन उसमें मिक्स कर दिया गया। जब विदेशी जीन मिक्स किया गया तो जो मैंगो की क्रॉप थी उसमें परिवर्तन आ गया, ठीक है, और मैंगो का क्रॉप अभी अपने यहाँ पल्प ज्यादा हो गया और गुठली छोटी हो गई। पहले इंडियन मैंगो में गुठली बड़ी होती थी, पल्प कम होता था। समझ गए? इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज फायदे के लिए कराया जाता है। किसके लिए कराया जाता है? फायदे के लिए, थोड़ा सा भी नुकसान ना हो, फायदा ही फायदा हो। मान लो तुम्हारे पास एक प्लांट था जिसका नाम है प्लांट ए। ये कौन सा प्लांट था? ए प्लांट। और दूसरा एक प्लांट है आपके पास प्लांट बी। ये कैसा प्लांट है? बी। समझ रहे हो? ए प्लांट जो है इसकी विशेषता है कि इसके पास डिजीज रेजिस्टेंट पावर ज्यादा है। रेजिस्टेंट कैपेसिटी, एरो बना दिया ऊपर की तरफ, मतलब ज्यादा है। डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी किसके पास ज्यादा है? प्लांट ए के पास। लेकिन प्लांट ए के पास प्रोडक्टिविटी कम है। दूसरा, इसके पास क्या कम है? प्रोडक्टिविटी कम है। समझना मेरी बात को, प्रोडक्टिविटी कम है, मतलब बीमार तो नहीं पड़ता है बट प्रोडक्शन बहुत कम करता है। बी वाला जो प्लांट है इसके पास बच्चों डिजीज डिजीज रेजिस्टेंसी कम है। मेरी बात समझना, इसके पास डिजीज रेजिस्टेंसी जो है वो क्या है? कम है। समझ गए ना? मतलब ये है कि ये बीमार बार बार पड़ता रहता है। कभी इसकी पत्तियां गायब हो जाएंगी, तो कभी प्लांट बहुत कमजोर हो जाएगा, तो कभी सारी पत्तियां पीली पड़ने लग जाएंगी, कभी सूख जाएगा। लेकिन इसके साथ प्रोडक्टिविटी जो है ज्यादा है। यहाँ पर क्या है? प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। मेरी बात समझना, इसके पास प्रोडक्टिविटी मेरे बच्चों ज्यादा है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? प्रोडक्टिविटी क्या है? ज्यादा है। तो यहाँ प्रोडक्टिविटी ज्यादा, डिजीज रेजिस्टेंसी कम, और यहाँ पर बीमारी से लड़ने की क्षमता ज्यादा, लेकिन इसकी प्रोडक्टिविटी कम। समझ गए ना? दोनों है, दोनों में कुछ अच्छाइयां हैं, दोनों में कुछ बुराइयां हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं, मनुष्य है, इंसान अपने फायदे के लिए किसी को भी कुछ बना देगा। इंसान इसका नेचर ही चेंज कर देना चाहता है। इंसान चाहता है कि तुम दोनों को जोड़ करके हमें बड़ी पावर बनाएंगे। इंसान ने क्या किया? इसकी अच्छाई वाली जीन को कलेक्ट किया। अभी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा, उसमें क्लोनिंग वगैरह पढ़ाऊंगा आपको। तो यहाँ पर इसने क्या किया? डिजीज रेजिस्टेंट वाली जीन को कलेक्ट कर लिया और यहाँ से उसने प्रोडक्टिविटी वाली जीन को कलेक्ट कर लिया। समझ गए? या फिर आप समझ लीजिए कि इसमें प्रोडक्टिविटी अच्छी तो थी, इसका जो डिजीज रेजिस्टेंट की पावर थी ये वाली जीन निकाला और ले जाके प्लांट बी में इंसर्ट कर दिया। क्या हो गया? इसकी भी डिजीज रेजिस्टेंसी बढ़ गई। अब ये भी बीमार नहीं पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी और बीमारी भी गायब। इसके अंदर क्या था? प्रोडक्टिविटी ज्यादा थी। इनकी जीन को निकाल लिया, ले जाके इनमें डाल दिया प्लांट ए में। इनके लिए फायदा क्या हो गया? इनका प्रोडक्टिविटी बढ़ गया। समझ गए? ये है बेटा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का सीधा सीधा फायदा। समझ पाए ना? तो आप इसको ऐसे ही बना लीजिएगा और इन दोनों की कृपा से जो प्लांट बनेगा उस प्लांट को हम क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे? ए एंड बी का बेटा नहीं, ऐसे प्लांट को बोलेंगे हाइब्रिड प्लांट। क्या बोलेंगे? हाइब्रिड प्लांट। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर, ऐसे प्लांट को हम कहते हैं हाइब्रिड प्लांट। ए एंड प्लांट, बी एंड प्लांट का रिश्तेदार नहीं, हाइब्रिड प्लांट, इसको बोलेंगे हाइब्रिड प्लांट। बना लो इसको, फटाफट बनाओ।
बना लिया ना बेटा। इसके बाद एक स्टेप है, जो स्टेप्स आते हैं इनमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराने के लिए, उसको हम कल करवाते हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, अब स्टेप बेल भी बज चुकी है तो